आइडियलिज्म, जिसे हम आदर्शवाद या प्रत्ययवाद या विचारवाद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अधिक ध्यान उस विचार पर दिया जाता है। विचार ही सबसे ऊपर है और वस्तु सेकेंडरी है। वास्तव में दुनिया में आपको जो कुछ भी दिखाई देता है और जो भी हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं, उससे पहले उसका विचार ही हमारे मस्तिष्क में आता है, उसके बाद वे वस्तुएं आती हैं। तो आइए आज अध्ययन करते हैं आइडियलिज्म का। सबसे पहले इसके अर्थ एवं परिभाषा, आदर्शवाद का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इस पर विचार करते हैं। शब्द आदर्शवाद आंग्ल भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से ही शब्द आइडियलिज्म की उत्पत्ति हुई है, जिससे आशा है कि अंतिम सत्ता विचारों की ही है, इसलिए इसे विचारवाद या प्रत्ययवाद भी कहते हैं। आइडियलिज्म में एल उच्चारण की सुविधा हेतु जोड़ा गया, वास्तविक शब्द आइडियलिज्म ही है। आप देखते हैं कि हम इसको आइडियलिज्म बोलते हैं, एल हमने उच्चारण के सुविधा के हिसाब से जोड़ लिया है। आदर्शवादी धारणा भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को महत्वपूर्ण मानती है। इस धारणा के अनुसार भौतिक जगत नाशवान व असत्य है और आध्यात्मिक जगत सत्य है। जैसा कि डीएम दत्ता जी ने कहा, आइडियलिज्म होल्ड्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअल। आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। अंतिम सत्ता आध्यात्मिक है और बाकी सारा कुछ पदार्थ वगैरह ये सब सेकेंडरी है। आदर्शवादी संसार का उत्पादक कारण मन या आत्मा को मानते हैं। जैसा कि जे.एस. रॉस महोदय ने कहा, Idealistic philosophy takes many and varied forms, but the postulate underlying all the mind or spirit is the essential word stuff, that the true reality is of a mental character. आदर्शवाद के बहुत से और विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत तत्व यह है कि संसार का उत्पादक कारण मन या आत्मा है और मानसिक स्वरूप ही वास्तविक सत्य है। आदर्शवादी मानता है कि स्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है, पहले विचार आता है और उसकी अभिव्यक्ति से सृजन होता है। हरमन एच हॉर्ने के अनुसार, आइडियलिज्म इज द कंक्लूजन दैट द यूनिवर्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड विल, दैट द एंड्यूरिंग सबस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड इज ऑफ द नेचर ऑफ माइंड, दैट द मटेरियल इज एक्सप्लेन्ड बाय द मेंटल। आदर्शवाद का सार है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है, विश्व के स्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है और भौतिकता की व्याख्या बुद्धि द्वारा की जाती है। इस तरह से हमने देखा कि इसमें विचार प्रमुख है और बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। अगर मान लीजिए आपको एक दरवाजा बनाना है तो लकड़ी को लेकर के आपको विचार आएगा कि इसको दरवाजे की फॉर्म में हमें रिकंस्ट्रक्ट करें, तो दरवाजा बन जाएगा। आप चाहेंगे खिड़की बन जाएगी, लेकिन पहले विचार ही आएगा। आइए अब विचार करते हैं आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत पर या इसकी मूल धारणाएं क्या हैं आदर्शवाद की शिक्षा के संदर्भ में। पहली बात कि जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को महत्व। इसमें प्रकृति को जड़ माना गया है और मानव को चेतनता का प्रतीक माना गया है, इसलिए जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को महत्व दिया गया है। रस्क महोदय के अनुसार, द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट इज एन एनवायरनमेंट ऑफ मैन्स ओन मेकिंग, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैन्स क्रिएटिव एक्टिविटी। इस आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण स्वयं मनुष्य ने किया है, अर्थात समस्त नैतिक तथा आध्यात्मिक वातावरण समस्त मनुष्यों की रचना क्रियाओं का फल है। दूसरी बात, भौतिक से अधिक आध्यात्मिक जगत को महत्व। इसमें भौतिकता की तुलना में महत्व दिया गया है आध्यात्मिक जगत को। आदर्शवादी विचारकों ने स्वीकार किया कि आध्यात्मिक जगत ही अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए भौतिकवादी व्यवस्था का स्थान गॉड है, सेकेंडरी है। तीसरी बात, वस्तु की अपेक्षा विचार को महत्व। विचार की महत्ता स्वीकार करते हुए प्लेटो महोदय ने कहा कि विचार अंतिम एवं सार्वभौमिक महत्व वाले होते हैं। यही वे परमाणु हैं जिनसे विश्व को रूप प्राप्त होता है। ये वे आदर्श अथवा प्रतिमान हैं जिनके द्वारा
उचित की परीक्षा की जाती है, ये विचार अंतिम एवं अपरिवर्तनीय है। नेक्स्ट, आध्यात्मिक मूल्यों में आस्था। सबसे अधिक ध्यान ये अध्यात्म पर ही देना चाहते हैं और इसीलिए इसको इसमें शामिल किया गया है, आध्यात्मिक मूल्यों में आस्था। हेंडरसन महोदय ने अपने विचारों को इस प्रकार अभिव्यक्त किया, आइडियलिज्म एम्फेसिस द स्पिरिचुअल साइड ऑफ मैन बिकॉज टू द आइडियलिस्ट स्पिरिचुअल वैल्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैन एंड लाइफ। अर्थात आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य जीवन के तथा मनुष्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? आध्यात्मिक पक्ष ही है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के विकास पर बल। आदर्शवादी स्वीकार करते हैं कि आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति से ही व्यक्तित्व का विकास होता है। जैसा कि रॉस महोदय ने कहा, द एम ऑफ एजुकेशन स्पेशली एसोसिएटेड विद आइडियलिज्म इज द एक्सल्टेशन ऑफ पर्सनालिटी और सेल्फ। आदर्शवाद से विशेष रूप से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का उत्कर्ष अथवा आत्मानुभूति। इसका मतलब कि जो भी तत्व हैं वह आपके व्यक्तित्व में योग करेंगे अगर आप आध्यात्मिक पक्ष को सबल करेंगे, जो कि मानसिक से बौद्धिक होते हुए अध्यात्म तक पहुंचेगा। छठा तत्व है कि विभिन्नता में एकता का सिद्धांत। विभिन्नता मतलब विविधता, एकता का मतलब है चेतना या चेतन तत्व या ईश्वर या एक शक्ति। यह केंद्रीय शक्ति संसार के सभी प्राणियों को एकता के सूत्र में आबद्ध करती है, क्योंकि जब ही ये चेतन शक्ति अपना स्थान छोड़ देती है तब वह जड़ हो जाता है। इसलिए यही केंद्रीय शक्ति है जो संसार के सभी प्राणियों को एकता के सूत्र में आबद्ध रखती है। नेक्स्ट पॉइंट, सातवां, ब्रह्मांड मानव मस्तिष्क में निहित। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके मानव मस्तिष्क में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्रूबेकर ने कहा कि द आइडियलिस्ट पॉइंट आउट दैट इट इज ए माइंड दैट इज सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मस्तिष्क सर्वोपरि है। आदर्शवादी विचार को शाश्वत मानते हैं। उदाहरण के लिए, कार आज है, कल नष्ट हो सकती है, परंतु कार का विचार नष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए इसको विचारवाद या प्रत्ययवाद भी कहा गया। आइए अब विचार करते हैं आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्यों पर। इसके क्या उद्देश्य हैं? आइडियलिज्म एंड इट्स एम। व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति। रॉस महोदय ने इसको स्वीकार किया और कहा कि आदर्शवाद से विशेष रूप से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति, अर्थात आत्मा की सर्वोत्तम शक्तियों या क्षमताओं को वास्तविक रूप देना। दूसरी बात, सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। इस संदर्भ में आदर्शवादी मानते हैं कि सांस्कृतिक विरासत में समृद्धि हो सकती है इस आइडियलिज्म के द्वारा ही। रॉस महोदय ने कहा कि शिक्षा को मानव जाति को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह अपनी संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक पूर्णता से प्रवेश कर सके और आध्यात्मिक जगत की सीमाओं का विस्तार कर सके। तीसरी बात, मूल्यों व आदर्शों की स्थापना। रॉस महोदय कहते हैं कि आदर्श या मूल्य तीन हैं। पहली बात मानसिक, मानसिक से आशय है जो ज्ञात हैं। दूसरी बात भावात्मक, यानी जिनका हम अनुभव करते हैं। और तीसरी बात है सांस्कृतिक, जिनका कि संकल्प किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पवित्र जीवन की प्राप्ति। प्रबल महोदय ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति है। शिक्षा को मनुष्य का पथ प्रदर्शन इस प्रकार करना चाहिए कि उसे अपने आप का, प्रकृति का सामना करने का और ईश्वर से एकता स्थापित करने का स्पष्ट ज्ञान हो जाए। यानी पवित्र जीवन की प्राप्ति में आपका आइडियलिज्म सहयोगी है, ऐसा फ्रोबेल महोदय मानते हैं। पांचवी बात, आध्यात्मिक चेतना का विकास। आदर्शवादियों का विश्वास है कि जब मनुष्य अपने प्राकृतिक स्व एवं सामाजिक स्व से ऊपर उठकर अपने बौद्धिक स्व से नियंत्रित होने लगता है तो यह यात्रा अंततः आध्यात्मिक स्व के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, और यही यात्रा जो है इसका उद्देश्य भी है। नेक्स्ट, नैतिक एवं चारित्रिक विकास। आदर्शवादी दार्शनिकों का स्पष्ट मत है
कि शिक्षा के द्वारा मानव का चारित्रिक व नैतिक उत्थान हो, जिससे वह राष्ट्रोत्थान हेतु तत्पर हो। प्लेटो, हीगल व फिक्टे भी श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण को उद्देश्य के रूप में स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य है शारीरिक विकास। आदर्शवादी शिक्षा द्वारा हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति तैयार कर स्वरक्षार्थ व राष्ट्र रक्षार्थ उनका उपयोग निस्वार्थ करना चाहते हैं। वे शारीरिक से मानसिक व आध्यात्मिक उद्देश्य लब्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं। और अंतिम उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति। सत्यम शिवम सुंदरम एक्चुअली इस पूरे आदर्शवाद का सार है और यह इसी मूल्य पर आधारित है। ये विश्व आत्मा से तादात्म्य हेतु सत्यम शिवम सुंदरम की मानव मन में स्थापना चाहते हैं। यद्यपि ये पृथक सत्ताएं नहीं हैं, सत्ता एक है, वही सत्यम है, वही शिवम है, वही सुंदरम है और सबका सब इसी में निहित है। और पूरा आदर्शवाद अगर आपको समझना है तो अगर ये तीन मूल्यों का आप ध्यान में रखेंगे तो संपूर्ण आदर्शवाद अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइए अब विचार करते हैं आदर्शवाद और इसके पाठ्यक्रम पर कि आदर्शवादी पाठ्यक्रम क्या है और किस तरह से सज्जित हुआ है। इसे भी अगर हम ध्यान दें तो ये सत्यम, शिवम और सुंदरम, इसकी प्राप्ति के लिए जो जो विषय सहायक हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। आदर्शवादी मानव के मस्तिष्क, मानव के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक व आध्यात्मिक प्रगति पर बल देते हैं और इस हेतु पाठ्यक्रम में साहित्य, भाषा, नीति शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र पर विशेष बल देते हैं। एक आदर्शवादी विचारक प्लेटो ने कहा, प्लेटो ने पाठ्यक्रम से मानव मूल्यों का पोषण चाहा, इसीलिए सत्यम हेतु भाषा, साहित्य, गणित, भूगोल, विज्ञान, इतिहास को शामिल किया। शिवम हेतु नैतिक शास्त्र, धर्मशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र और सुंदरम को आचरण में लाने के लिए कला, कविता, नृत्य आदि का पाठ्यक्रम में समावेशन चाहा। जर्मन आदर्शवादी हर्बर्ट भाषा, साहित्य, संगीत व कला को प्रमुख व विज्ञान को गौड़ स्थान प्रदान करते थे। विज्ञान को वास्तव में लोगों ने गौड़ या सेकेंडरी स्थान दिया है क्योंकि अध्यात्म को प्रमुख स्थान दिया है। इंग्लैंड के आदर्शवादी नन महोदय शरीर विज्ञान, समाजशास्त्र, धर्म, नीति शास्त्र, साहित्य, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान को उचित समझते थे। आइडियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। आदर्शवाद और शिक्षण की विधियां। आइए इस पर विचार करते हैं कि किन किन विधियों को इसमें शामिल किया गया है। आदर्शवाद में शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट व निश्चित हैं, इसलिए उद्देश्य प्राप्ति को प्रमुख मानकर बालक की रुचि व योग्यता के अनुसार शिक्षण विधि विकसित व प्रयुक्त करना चाहते हैं। बटलर ने कहा भी है, आइडियलिस्ट्स कंसीडर देमसेल्व्स क्रिएटर्स एंड डिटरमाइनर्स ऑफ मेथड्स, नॉट डिवोटीज ऑफ सम वन मेथड। अर्थात आदर्शवादी अपने को किसी एक विधि का भक्त न मानकर विधियों का निर्माण व निश्चय करने वाला मानते हैं। ये कहते हैं किसी एक विधि को फॉलो नहीं करते, बल्कि जब जिस तरह की आवश्यकता है तब उस तरह की विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ आदर्शवादियों द्वारा प्रयुक्त विधियों को हम इस प्रकार से क्रम दे सकते हैं। जैसे सुकरात महोदय थे तो ये वाद विवाद, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि को महत्व देते थे। जगह जगह वाद विवाद करते थे, उससे अपनी बातों को समझाया करते थे। लोग इनसे प्रश्न पूछते थे, उसका समाधान दिया करते थे। प्लेटो प्रश्नोत्तर और संवाद विधि को, अरस्तु ने आगमन विधि और निगमन विधि को, हीगल ने तर्क विधि को, पेस्टोलॉजी ने अभ्यास एवं आवृत्ति विधि को और हर्बर्ट महोदय ने अनुदेशन विधि को यानी इंस्ट्रक्शनल मेथड को और फ्रोबेल महोदय ने खेल विधि का सहारा लिया। और ये सारी की सारी विधियां आप देख रहे हैं कि किसी एक विधि को तय नहीं किया गया है, बल्कि जब जिस तरह की आवश्यकता है उस तरह से हमने इसकी व्याख्या दी है, उसका इस्तेमाल किया है। आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन, आदर्शवाद और अनुशासन, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते थे स्व अनुशासन को, और इसीलिए ये चाहते हैं कि बच्चे के अंदर से वह गुण जो है विकसित हो जाए। आदर्शवादी अनुशासन को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं, लेकिन यह अनुशासन दमनात्मक न होकर आत्म अनुशासन होना चाहिए जो समर्पण भाव पर आधारित हो, न कि स्वातंत्र्य आधारित। थॉमस व लैंग के अनुसार फ्रीडम इज द क्राई ऑफ नेचरलिस्ट्स
while discipline is that of idealists। प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है, जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है। ये अनुशासन को पसंद करते थे। एक अन्य विचारक फ्रॉबेल अनुशासन स्थापन में प्रेम व सहानुभूति की आवश्यकता महसूस करते हुए कहते हैं कि कंट्रोल ओवर द चाइल्ड इज टू बी एक्सरसाइज्ड थ्रू ए नॉलेज ऑफ हिज इंटरेस्ट्स एंड बाय एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड सिंपैथी। बालक की रुचि का ज्ञान प्राप्त करके तथा प्रेम और सहानुभूति प्रकट करके उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। आदर्शवादी मानते हैं कि अनुशासन में रहकर ही आत्म अनुभूति जैसा आध्यात्मिक उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। ये एक बड़ा उद्देश्य है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब तक हम अपने आप को अनुशासन में नहीं रखेंगे तब तक इस उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। आइडियलिज्म एंड टीचर, आदर्शवाद और शिक्षक। आइए विचार करते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक कैसा हो। देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें सब कुछ ध्यान में आएगा कि वास्तव में इसके हिसाब से अध्यापक कैसा होना चाहिए, जो सत्य की प्राप्ति कर सके, कल्याणकारी मार्ग की ओर बढ़ाने वाला हो और सुंदरम की चाहत रखने वाला हो। तो किस तरह का हो आदर्शवादी शिक्षक, आइए विचार करते हैं। आदर्शवादी शिक्षक को गरिमामयी गौरवपूर्ण स्थान प्रदत्त करते हैं। इनकी दृष्टि में बालक के आध्यात्मिक विकास में शिक्षक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि वह आध्यात्मिक गुणों का वह प्रकाशपुंज है जो आध्यात्मिक वातावरण का सृजन कर सकता है। वह माली की भांति है जो मनमोहनी छटा के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत करता है। शिक्षक के महत्व को दर्शाते हुए रॉस महोदय कहते हैं, द नेचुरलिस्ट मे बी कंटेंट विद ब्रायर्स बट द आइडियलिस्ट वांट्स फाइन रोजेज। So the educator by his efforts assists the educand who is developing according to the laws of his nature to attain levels that would otherwise be denied to him। बहुत साफ, बहुत सुंदर परिभाषा है और इसको बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। परीक्षाओं में भी ये बार बार पूछी जाती है कि ये किनके द्वारा कही गई है। एक प्रकृतिवादी केवल कांटों को देखकर ही संतुष्ट हो सकता है, परंतु आदर्शवादी सुंदर गुलाब का पुष्प देखना चाहता है। इसलिए शिक्षक अपने प्रयासों से बालक को, जो अपनी प्रकृति के नियमों के अनुसार विकसित होता है, उस उच्चता तक पहुंचने में सहायता देता है जहां तक वह स्वयं नहीं पहुंच सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा, सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए एक प्रेरक, एक शक्ति के रूप में अध्यापक कार्य करता है। आइए अब विचार करते हैं विद्यार्थी पर, बालक पर, आइडियलिज्म एंड चाइल्ड, आदर्शवाद और बालक। इससे भी हमें वही मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ही ले जाना है। आदर्शवादी बालक को मन व शरीर दोनों मानते हैं। जिसमें मन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, उनके अनुसार अनुभव का केंद्र मस्तिष्क नहीं, आत्मा है और इस दृष्टि से सब बच्चे समान हैं। वह पूर्णता की अनुभूति के योग्य हैं, लेकिन ज्ञान को आत्मा बोध स्तर तक पहुंचाने में शरीर की इंद्रियां कार्य करती हैं और इनकी क्षमता की भिन्नता अंतर का कारण है। विद्यार्थियों में जो डिफरेंस हमें दिखाई पड़ता है उसके कारण यही इंद्रियां हैं और जब ये सशक्त हो जाती हैं तो अधिगम सशक्त हो जाता है। जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षा का विधान दिया। उनके शिष्य हर्बर्ट व फ्रॉबेल ने इसे मूर्त रूप प्रदान किया। आइए अब विचार करते हैं कि अब तक जो कुछ भी हमने देखा, शिक्षा जिसे हमने विचारवाद और प्रत्ययवाद के नाम से जाना, इसका मूल्यांकन करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं और इसके गुण दोष के आधार पर इसका मूल्यांकन करते हैं। विश्व के महान दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, बर्कले, लाइबनिज, फिक्टे, शोपेनहावर, हीगल, कार्लाइल, एमरसन, ग्रीन, ब्रैडले, टेलर, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, फ्रॉबेल आदि पाश्चात्य विचारकों की विचारधारा में कुछ अंतर अवश्य है, लेकिन ये सभी परम सत्य में अखंड विश्वास रखते थे। यह विचारधारा भारतीय विचारधारा के सबसे निकट है। गुण दोषों के आधार पर इसका मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहले हम गुण के आधार पर इसका मूल्यांकन करेंगे। वास्तव में ये जो विचारधारा है ये भारतीय विचारधारा के बहुत अधिक निकट है, इसलिए जितने भी हिंदुस्तानी फिलोसफर्स हुए हैं, अगर आप विचार करें तो वह आदर्शवादी दार्शनिक रहे हैं। आइए पहले विचार करते हैं मेरिट्स ऑफ आइडियलिज्म पर, आदर्शवाद के गुणों पर। सर्वोत्कृष्ट मूल्यों की स्थापना।
सबसे ऊंचे मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना इसके माध्यम से हुई है। सत्य की तलाश करना और उसके कल्याणकारी पथ की ओर बढ़ना, सुंदरम को स्थापित करना, यह इसके महत्वपूर्ण मूल्य है, ये इसकी क्वालिटी है। दूसरी बात, चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास को ये सशक्त स्थान प्रदान करते हैं। आपको याद होगा कि याज्ञवल्क्य महोदय ने कहा था, एजुकेशन इज दैट विच मेक्स ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर एंड यूजफुल टू द वर्ल्ड। गुड कैरेक्टर की बात की थी, तो उसी चारित्रिक विकास की बात ये भी करते हैं। तीसरी बात, सशक्त व्यक्तित्व का गठन। ये चाहते हैं कि व्यक्तित्व सशक्त हो और उसके लिए ये आध्यात्मिक यात्रा जो कि प्रमाद से बच करके और कार्य करने की, स्वयं अनुशासित रहने की व्यवस्था है, उस पर जोर देते हैं, जिससे कि सशक्त व्यक्तित्व बने, अध्यात्म के क्षेत्र पर अच्छी पकड़ हो। अगली बात, शिक्षक को गौरवपूर्ण स्थान। इन्होंने शिक्षक को गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया और ये माना कि वह प्रकाशपुंज है जिसमें आकर के बालक विकास के विभिन्न सोपान तय करता है। पांचवी बात है, आत्म अनुशासन की भावना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भावना है और आज की भी आवश्यकता है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड हों, किसी के कहने से अनुशासित न हो, बल्कि यह भावना हमारे अंदर से जागृत हो। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय को सामाजिक संस्था का स्थान। ये बहुत बड़ी बात है। यह एक सामाजिक संस्था है और इसलिए विद्यालय का दायित्व है कि जिस तरह की समाज की आवश्यकता है उस तरह से अपने आप को ढाले और उस तरह से संपूर्ण व्यवस्था दे, उसी तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। रचनात्मक शक्ति का विकास, अगर यही हो जाता तो आज हमें बहुत सारी विसंगतियां देखने को नहीं मिलती। ये चाहते हैं कि सृजन की शक्ति, रचना करने की शक्ति, पॉजिटिव शक्ति, इनका विकास हो और इसी के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं और इसी वजह से इसे आदर्श कहा गया। ऐसे विचार जो कि गढ़ने का कार्य करें, विध्वंस का नहीं। नेक्स्ट, निश्चित उद्देश्य। उद्देश्यों के निश्चित होने से पथ एकदम से स्पष्ट है और हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। क्या प्राप्त करना है यह बिल्कुल साफ है और उस आध्यात्मिक यात्रा के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। तो इस तरह से ये इसकी क्वालिटी है, गुण हैं इस आदर्शवाद के। आइए अब विचार करते हैं डिमेरिट्स ऑफ आइडियलिज्म। इसकी क्या कमियां हैं, इन पर हम विचार करते हैं। इसमें अध्यात्म पर अधिक बल दिया गया, बहुत अधिक बल दिया गया है और आज के हिसाब से एक सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है जिसमें अध्यात्म और भौतिकता में सामंजस्य स्थापित हो सके। दूसरी बात, केवल भविष्य से संबंध। इन्होंने भविष्य के लिए हमें तैयार करने का प्रयास किया, जबकि वर्तमान जो चल रहा है उसमें भी व्यवस्थित रूप से रहने की बात होनी चाहिए थी और उन सारी स्थितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। इन्होंने बौद्धिकता को आवश्यकता से अधिक महत्व, बौद्धिकता को बहुत अधिक ध्यान दिया और इसके विकास की जो व्यवस्था बताई वह अध्यात्म तक पहुंचाई, जबकि बहुत सारे इस तरह की विमाएं हैं जिन पर कि ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केवल अध्यात्म पर ध्यान देना और केवल बौद्धिकता के इस स्तर को, इस स्थिति को मान लेना से काम चलने वाला नहीं है। नेक्स्ट, बालक को गौड़ स्थान। जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं उसी को ही सेकेंडरी स्थान प्रदान किया और अध्यापक को प्रमुख स्थान प्रदान किया, तो इसको सेकेंडरी स्थान प्रदान करना, इसे भी हम उचित नहीं कह सकते। बालक की रुचि क्या है यह हम कैसे तय कर सकते हैं, बालक ने क्या सोचा हुआ है यह हम कैसे तय कर सकते हैं। आज के अध्यापक की यही स्थिति है कि वो अपने को सोच करके बताता है कि ऐसा करो ऐसा ना करो, जबकि बच्चे के सामने बिल्कुल अलग तरह की परिस्थितियां आने वाली हैं और इसलिए बालक को ऐसा तैयार करना चाहिए कि वह हर परिस्थिति से निपट सके। नेक्स्ट पॉइंट, अंतिम ध्येय पर संपूर्ण ध्यान। सब कुछ ये बिल्कुल लास्ट वाली चीज पर ले जाते हैं, जबकि उससे बीच भी तो जीवन की यात्रा है, उसके लिए भी तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, वैज्ञानिक विषयों को कम महत्व। वैज्ञानिक विषय को कम महत्व दिया इन्होंने, अध्यात्म को सबसे अधिक महत्व दिया, धर्म को महत्व दिया, नैतिकता को महत्व दिया, ऐसे विषयों को महत्व दिया जिसे कि आज तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो परी कथाओं की तरह से हैं। इसलिए दोनों में सामंजस्य होना चाहिए था। नेक्स्ट, शाश्वत आदर्श की परिकल्पना विवादास्पद। कोई भी चीज शाश्वत होगी यह कहना अपने आप में विवादास्पद है और शाश्वत आदर्श वही रहेंगे हर काल में, यह कहना भी उचित नहीं है। इसलिए शाश्वत आदर्श की परिकल्पना एक विवादास्पद विषय वस्तु है। तो अब हमने जब इन दोनों का विश्लेषण किया तो क्या पाया, आइए इस पर विचार करते हैं। आदर्शवाद के गुण दोषों का मंथन करने पर हमें गुणों का पलड़ा ही भारी महसूस होता है। इस विचारधारा ने सबसे दीर्घ अवधि तक अपनी छाप छोड़ी है।
वह मानव को सच्चे अर्थों में मानव बनने में योग दिया है। इसमें मानसिक, नैतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक शक्तियों को बल मिला है। रस कहते हैं, दीज पावर्स लाई बियॉन्ड द रेंज ऑफ द पॉजिटिव साइंसेस, बायोलॉजिकल एंड इवन साइकोलॉजिकल। दे रेज प्रॉब्लम्स which only philosophy can hope to solve and make the only satisfactory basis of education a philosophical one। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि जो भी समस्याएं पैदा हो रही हैं उन्हें केवल और केवल फिलॉसफी जो है वो पूरा कर सकती है। ये शक्तियां जीव विज्ञान तथा मनोविज्ञान जैसे वास्तविक विज्ञानों की सीमा से परे हैं। ये शक्तियां ऐसी समस्याओं को प्रस्तुत करती हैं जिनको केवल दर्शन ही सुलझा सकता है। इस प्रकार केवल यही शक्तियां शिक्षा के संतोषजनक आधार अर्थात दार्शनिक आधार को निर्मित करती हैं। यहाँ पर हमने प्रयास किया है कि आदर्शवाद को संक्षेप में आप तक पहुँचाया जाए। अगर इसकी आप PDF लेना चाहते हैं तो educationacharya.com से ले सकते हैं। धन्यवाद।